आप सभी सुधीजनों का साझा संसार की टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज इस विशेष आयोजन पर, जो कि हमारी मातृभाषाओं को समर्पित है, खास करके राजस्थानी मातृभाषाओं को, और विषय है राजस्थानी मातृभाषाएं एवं संरक्षण की चुनौतियां। आज की टीम में हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में ये हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री दुलाराम सहारण जुड़े हैं। उन्होंने हमारे साझा संसार के आमंत्रण को बहुत कम समय में भी स्वीकार किया और वे हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका सहारण जी। साथ ही साथ मैं अभिनंदन करता हूँ प्रियंकर पालीवाल जी का, जो कलकत्ता से जुड़े हैं, वे भी राजस्थान से ही हैं, और हरिहर जी झा जो कि ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, और राजेंद्र शर्मा जी जो कि मुंबई से जुड़े हैं। मैं उनका भी परिचय दूंगा आगे चलकर, आप सभी का दूंगा परिचय, वो भी जुड़े हैं। और आज की जो हमारी कहिए तकनीकी इस आयोजन की जो तकनीकी रूप से जीवन दान दे रहे हैं, वो हैं मनीष पांडे जी, जो लग्जमबर्ग में रहते हैं लेकिन अभी वो नीदरलैंड आए हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्वागत करता हूं हमारे सभी श्रोताओं का, जैसा कि अभी मैंने नाम लिया था, रितु शर्मा जी का, कौसर जी भुट्टो जो दुबई से जुड़ी हैं, रितु शर्मा जी नीदरलैंड से जुड़ी हैं, और एक मैडम और जुड़ी थी, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बाकी मैं मुझे क्षमा करें मैडम। और हो सकता है और भी साथी जुड़े हुए हों। बहुत से लोग साथी हमारे यूट्यूब से भी जुड़ेंगे और फेसबुक से भी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले कि मैं इस आयोजन पर चर्चा के लिए हमारे मित्रों को आमंत्रित करूं, मैंने बहुत कुछ समय पहले एक राजस्थानी गीत सुना था, और वो राजस्थानी गीत या तो शायद वो कालबेलिया जाति के लोग थे, और गुलाबो भी बहुत प्रसिद्ध रही है उस मामले में। और वो जो गीत के जो बोल थे, जो पहली पंक्ति थी, हे मायड़ मारो महाराणा प्रताप कट है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी अपनी मातृभाषा कहाँ है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, क्योंकि जिस मातृभाषा में जो भाव प्रवणता होती है, जो सरसता होती है, जो गहनता होती है, जो रस जो होता है, उसको हम जीवन भर एक तरह से अपने जीवन से विदा कर लेते हैं, जब हम दूसरी भाषाओं को, मातृभाषा को छोड़कर दूसरी भाषाओं को अपना लेते हैं। और दूसरी भाषाओं को अपनाना बहुत सुंदर बात है। मैं जो खुद जो है वो बहुभाषी हूँ, तो बहुभाषी होने के नाते जितनी भी भाषाएं हम बोल सकें, बहुत सुंदर बात है। लेकिन मैंने प्रवास के दौरान भी ये देखा कि जितने भी देशों में मैं गया, वहां पर सबकी उनकी अपनी मातृभाषा है, और उसी मातृभाषा में शिक्षा दीक्षा दी जाती है। जबकि हमारे यहाँ राजस्थान में और भारत में खास करके कि जितनी मातृभाषाएं हैं, उनमें उन पर छीना झपटी स्कूल में दाखिला लेते ही शुरू हो जाती है, और ये एक परीक्षा भी नहीं होती उसमें, साक्षात्कार भी उस भाषा में नहीं होते। तो एक बड़ी पेचीदा, बड़ी मुश्किल की स्थिति है एक व्यक्ति के लिए अपनी मातृभाषा को बनाए रखना। और मैं एक दो बातें संस्कृत की भी कहूंगा इस मायने में कि संस्कृत हमारी सभी मातृभाषाओं की, भारत की सभी मातृभाषाओं की और सांस्कृतिक विरासत के रूप में संस्कृत का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि वो हमारी मातृभाषा नहीं है। इस विषय में मैं टी.एस. इलियट को कोट करना चाहूंगा। टी.एस. इलियट को 1949 में, शायद 1949 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का, और उन्होंने एक कविता भी लिखी है, द वेस्ट लैंड, और उसका अंत उन्होंने संस्कृत के शब्दों से किया है, शांति शांति शांति। और उनके विषय में जो बात मैं कहना चाहूंगा, वो एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, और उन्होंने ये कहा कि भारत के पास जो विरासत है, भारत के पास जो जीवन दर्शन है, उसके मुकाबले पाश्चात्य दार्शनिक जो हैं वो तो स्कूल के बच्चे हैं। ये उनके शब्द हैं। तो हम सबसे, मैं इस मंच से और सभी श्रोताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि जो विरासत हमारे पास है,
आखिर हम उसको क्यों फिसलने दे रहे हैं अपने हाथों से? क्यों ऐसी क्या बाध्यताएं हैं हमारे सामने जो हम अपनी उस विरासत को, अपने उस जीवन दर्शन को, अपनी उन मातृभाषाओं को हम क्यों तिलांजलि दे देते हैं, लगभग तिलांजलि दे देते हैं? तो आइए अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं इस चर्चा के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा मुंबई से राजेंद्र शर्मा जी को। राजेंद्र शर्मा, मैं सभी का परिचय लगभग बहुत संक्षिप्त रखना चाहूंगा क्योंकि हमारा फोकस जो है ना आज का वो हमारी चर्चा पर है, बजाय इसके क्योंकि आपके सभी के जो परिचय हैं वो बहुत विस्तृत हैं, दो दो तीन तीन पन्नों के हैं, तो वो सब संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो आप सभी का परिचय मैं बहुत सीमित देना चाहूंगा, आप अन्यथा ना लें। राजेंद्र जी जो हैं वो लेखक हैं और फिल्म निर्देशक भी हैं, छायाकार हैं और सिनेमा यांत्रिकी के विशेषज्ञ तथा रचनात्मक उत्कृष्टता संस्थान बालाजी, जो कि एकता कपूर, जो जितेंद्र कपूर की बेटी हैं, उसमें अध्यापन एवं उनका मुंबई में निवास है। उन्होंने बहुत सुंदर एक काव्य संग्रह लिखा है, ऋण अभिशेष है, जिसकी भूमिका लिखने का सौभाग्य मुझे मिला। और अभी दूसरा जो उनका काव्य संग्रह है वो प्रकाशनाधीन है, अनाम रिश्ते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच सौंपना चाहूंगा राजेंद्र जी को। राजेंद्र शर्मा जी, हम अब राजस्थानी भाषाएं संरक्षण एवं चुनौतियों पर आपके विचार सुनना चाहेंगे। मंच आपका राजेंद्र जी, आइए, स्वागत है। राजेंद्र जी, मुझे सुन रहे हैं आप? राजेंद्र जी, मुझे सुना आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। उनका ऑडियो फिर से कनेक्ट हो रहा है रामा जी। जी, अब बोल पाएंगे शायद। हाँ, अभी आवाज आई सर मेरी? जी जी आ रही है, बहुत अच्छी। आपका स्वागत है, आपका परिचय मैं दे चुका हूँ, आशा है आपने सुना होगा। अच्छा अच्छा। आइए, स्वागत है आपका, मंच तो मैं आपका। शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। जी, तो जी। मंच पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी साथीगणों, अध्यक्ष, आज के जो अध्यक्ष हैं श्री दूलाराम जी, प्रियंकर पालीवाल जी, रामा तक्षक जी, रितु जी, मनीष पांडे जी और झा साहब, बाकी मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गुणीजनों। तो मैं किसी और औपचारिकता में न जाते हुए अपना आज का जो विषय है उस पर आता हूं कि आज का विषय राजस्थानी भाषाएं। तो भाषाओं के संबंध में मैं थोड़ा कम बोलूंगा क्योंकि मैं कोई भाषा का विद्वान नहीं हूं और भाषा मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है, पर चूंकि राजस्थान अलवर से मेरा एक संबंध रहा है, राजस्थानी हूं, परंतु पिछले 30 साल से लगभग मैं राजस्थान की बोली और भाषाओं से बिल्कुल एकदम से कटा हुआ हूं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मैंने थोड़ी तैयारी की है बहुत समय के बाद में कि मैं इससे बोल पाऊं। तो राजस्थान की जो मातृभाषा है वो राजस्थानी है और वर्तमान में भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं जो सम्मिलित हैं, तो दुख की बात यह है कि उन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कहीं कोई उसमें कहीं कुछ नाम नहीं है और ये बड़े दुख की बात है। तो राजस्थानी की जो लिपि है वो मुंडिया, बनियाली, महाजनी है और इसी में भाषाओं को बोलने की दृष्टि से राजस्थानी जो भाषा है उसका 16वां स्थान है विश्व में। 14 सितंबर को, जैसा हम सभी को मालूम है कि जो मातृभाषा दिवस है, जो हिंदी दिवस है, वो मनाया जाता है, परंतु 21 फरवरी को राजस्थानी मातृभाषा के नाम भी एक दिवस है। तो ये अभी एक अनौपचारिकता भर रह गई है कि हम एक दिन आके अपनी मातृभाषा को याद कर लेते हैं। हमने भी जैसे एक इस पर गोष्ठी की थी, पर इस पर बार बार मेरे अनुसार, या मैं जो चाहूंगा कि इस पे बातचीत होनी चाहिए। और 1961 के आकलन के अनुसार अगर राजस्थान में जो बोले जाने वाली बोलियां हैं, जैसे मैं बचपन से सुनता आया हूं कि हर 12 कोस में पानी बदल जाता है, पानी के साथ साथ वाणी बदल जाती है, तो 73 बोलियां हैं, परंतु इन बोलियों के जो
जो बहुत बहुत छोटा छोटा सा इसमें परिवर्तन आता रहता है। जैसे मैं ब्रज क्षेत्र के आसपास का रहने वाला हूँ, तो जो मेरी जो भाषा रही है बचपन में, जो मैं सुनता आया हूँ या जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ, वो मेवाती रही है। तो मेवात के आसपास का चूंकि क्षेत्र है, परंतु ये दिल्ली एनसीआर में आता है, तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो द्योतन सूची के अनुसार ग्रंथ कुलयमान में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख आता है। उनमें से उद्योतन सूरी ने राजस्थानी को मरु भाषा के नाम से संबोधित किया है। इसी प्रकार अकबर के जो अब्दुल फजल जो थे दरबारी, है ना, अकबर के जो दरबारी अब्दुल फजल थे, राजस्थानी को उन्होंने मारवाड़ी भाषा के नाम से संबोधित किया है। इसी प्रकार जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने 1992 में अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में यहाँ की भाषा के संदर्भ में राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो अब्राहम ग्रिसन के अनुसार राजस्थानी भाषाओं की जो उप शाखाएं हैं वो 5 हैं, और वो 5 प्रमुख उप शाखाएं क्या हैं, जिनमें आपकी मारवाड़ी, ढूंढारी, मेवाती, हाड़ौती और आपकी एक मालवी भाषा भी आती है ना, मारवाड़ी, ढूंढारी, मेवाती, हाड़ौती और मालवी। तो मालवी में जो है मराठी और गुजराती का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, परंतु जैसे मारवाड़ी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के आसपास बोली जाती है। इसी तरह ढूंढारी टोंक, जयपुर और सवाई माधोपुर के आसपास बोली जाती है। मेवाड़ी उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास बोली जाती है। हाड़ौती कोटा, बूंदी के आसपास ज्यादा बोली जाती है। और मेवाड़ी जो राजेंद्र जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मुझे लगता है उनको तकनीकी व्यवधान आ रहा है। राजेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर उनका नेट कनेक्शन धीमा है, ब्रॉडबैंड नहीं है, तो उनकी आवाज ठीक करने का तरीका ये हो सकता है कि वो अपना वीडियो बंद कर दें और सिर्फ ऑडियो रखें, तब उनकी आवाज साफ आएगी। हाँ जी, राजेंद्र जी सुन रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि राजेंद्र जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, और उनको बाद में आगे सुनते हैं हम। उन्होंने जो बातें बताई राजस्थानी मातृभाषाओं की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उपशाखाओं के बारे में, और एक जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि राजस्थानी की जो मातृभाषा है वो अनुसूची में ही नहीं है, ये एक बहुत चिंता की बात है और इस पर हमें बात करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर वक्तव्य उन्होंने दिया। मैं इसी के बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा ऑस्ट्रेलिया से हरिहर झा को थोड़ा परिचय दे दूं मैं पहले उनको, फिर मैं आमंत्रित करता हूं। हरिहर झा जी जो हैं वो BARC में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर कार्य करते रहे हैं, और वो लेखक व कवि भी हैं, और 32 वर्ष पहले वो मेलबोर्न में आए थे। हिंदी और अंग्रेजी के उनके चार काव्य संग्रह हैं, और अंग्रेजी की रचनाओं पर भी उनके बहुत सारे आलेख बहुत सारी पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए हैं, और उनको साउंड ऑफ पोएट्री में भी, इंटरनेशनल लाइब्रेरी इन पोएट्री में इनकी 2 कविताओं को साउंड ऑफ पोएट्री कविता एल्बम में भी शामिल किया गया है, और उन्होंने अपने 2 संगीतबद्ध एल्बम भी निकाले हैं। साथ ही साथ उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। हरिहर जी, ये सब बातें मैंने जैसा कि पहले बताया बड़े संक्षेप में रखते हुए कि परिचय को समय जितना ज्यादा ना देके हम आपकी के वक्तव्य को सुनना चाहेंगे राजस्थान की मातृभाषाओं पर। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। हरिहर जी, मंच आपका। आप सुन रहे हैं मुझे? जी, धन्यवाद रामा तक्षक जी। जी हरिहर जी। आदरणीय दुलाराम जी, रामा तक्षक जी एवं सभी मित्रों, जो आज का विषय है राजस्थान की भाषा और चुनौतियां। अज्ञेय जी ने ठीक ही कहा है कि हम भाषाएं नहीं बनाते हैं,
बल्कि भाषाएं हमको बनाती है। मैं स्वयं का उदाहरण लूं तो मैंने मां के गर्भ से वागड़ी के शब्द लिए। वागड़ी राजस्थानी का ही एक रूप है, एक बोली है। तो वागड़ी के शब्द सीखे और हिंदी के शब्द सीखे। तो मैं आज तक वागड़ी में सोचता हूं और हिंदी में कविताएं लिखता हूं। तो ये भाषा का और ये मातृभाषा का बहुत ही गहरा संबंध है। फिर भले ही मैंने उदयपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी किया और बीआरसी में, जैसा बताया, बीआरसी में काम किया, यहाँ ब्यूरो ऑफ मीटियोरोलॉजी में काम किया, लेकिन मेरी सोच में जो वागड़ी है वो वागड़ी कभी हिली नहीं। तो ये है भाषा यानी मातृभाषा का प्रभाव। आज हम राजस्थानी को लें तो जैसे राजस्थान का एक नक्शा है, इस नक्शे की सीमा को हम बाहर फैला दें तो उसमें एमपी आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा और पाकिस्तान भी आ जाएगा। तो ये जो फैला हुआ राजस्थान जो है वो राजस्थानी भाषा का एरिया है, यानी हमारे राजस्थानी। तो कुल जो है वो 50 से 80 मिलियन लोग जो है वो राजस्थानी बोलते हैं। अब इसकी तुलना में नेपाली भाषा के खाली 16 मिलियन लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी नेपाली को जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है वो भी राजस्थानी को नहीं मिली है। तो ऐसा क्यों? ये जो है वो बड़े ही चिंता का विषय है। तो हम कुछ समस्याओं पर विचार करेंगे। एक समस्या तो ये है कि राजस्थानी भाषा में एक रूपता नहीं है। ये एक अच्छाई भी है, विशेषता भी है, लेकिन उसके साथ एक समस्या है। जैसा कि अभी बताया गया था कि अनेक रूप हैं राजस्थानी के, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और इस प्रकार के कई। तो मैं जानबूझ करके फोकस वागड़ी पर करूंगा ताकि हम जो है वो अलग अलग बातें और अलग अलग चीजें बोलें। तो जैसे कि वागड़ी भाषा में भी ये समस्या है, ये इतनी सारी भाषा है तो इनमें से एक रूप कैसे बनाया जाए, एक ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि ये राजस्थानी भाषा और इनकी बोलियों को देवनागरी में भी कैसे लिखा जाए, ये बड़ी समस्या है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि च, छ, ज और झ ये जो है वो अलग तरीके से, हम वागड़ी में अलग तरीके से बोले जाते हैं और दूसरी भाषाओं में अलग तरीके से बोले जाते हैं। तो उनको किस प्रकार से लिखा जाए। दूसरी बात मैं कहता हूं स्वर यानी वॉवेल की बात करता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं, दैट बॉय, उसको हम वागड़ी में कहते हैं पेलो सोरो। अब ये मैंने क्या बोला, पे, लो तो ठीक है, वो लो तो ओ है, लेकिन पे बोला, ये जैसे के, खे, गे, घे, अपने आप में ये एक नया स्वर है, के, खे, गे, घे, शायद ग तक ले जाइए। तो इसको हम कैसे लिखें? दूसरा का सोरो, सो, ये सो नहीं है, सो है। तो इस सो को कैसे लिखा जाए देवनागरी में? और एक तीसरा उदाहरण दे देता हूं, हम कहते हैं ये रखो, इसको रखो, तो उसको हम कहते हैं मुंह को। अब ये मुंह जो है वो मो भी नहीं है और मुंह भी नहीं है, और यही को, गो, 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 ये भी एक स्वर है। तो इनको देवनागरी में किस प्रकार से लिखा जाए? मेरे भाई साहब साउथ में बेंगलोर यूनिवर्सिटी में गए थे वागड़ी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो भाषा शास्त्री ने उनको रोक दिया बीच में, अरे आप ये क्या बोल रहे हैं, जैसे ये ऐसे शब्द देकर के, मुंह को, ये मुंह क्या है? और उन्होंने फिर सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि को एक्सटेंडेड बनाया जाए। लेकिन उस समय तो जो आदिवासी जो हमारे यहाँ भील है उनमें काफी अशिक्षा थी, तो उनको हिंदी सिखाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर एक्सटेंडेड हिंदी सिखाना, तो ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात थी। लेकिन आजकल जो है वो इसको वैज्ञानिक रूप से इसको वर्गीकृत किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि 3 लेक्सिकल टोन है, ये जो वॉवेल्स हैं उसमें 3 लेक्सिकल टोन है, लो, मीडियम और हाई। तो जब इसको इस तरह से वर्गीकृत किया जा चुका है तो इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसकी तो तरकीब जो है वो आसानी से निकाली जा सकती है। तो ये बात हुई। अगली समस्या यह है कि इसमें पाठकों की कमी है और अंग्रेजी के स्कूल जो है वो कुकुरमुत्ता की तरह हो रहे हैं। तो राजस्थानी में अधिक से अधिक पाठक कैसे आए
और अंग्रेजी के शब्द जो धावा बोल रहे हैं राजस्थानी शब्दों पर, उनका क्या किया जाए। तो इन बातों पर जब मैं इंटरनेट और ये इस पर आऊंगा सोशल मीडिया पर, तब इस पर जो है वो हम विस्तार में विचार करेंगे। अच्छा, कुछ समस्याओं का मैं जिक्र कर देता हूं, जिनकी समस्या ये इनको कैसे समाधान होगा इस पर अभी विचार होगा। तो ये है कि एक तो यह है कि राजस्थानी के बदले अंग्रेजी शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं होना चाहिए। सरकारी कामकाज में जो है वो अधिक से अधिक राजस्थानी का प्रयोग होना चाहिए, और मनोरंजन में भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था में भी इसको उचित स्थान मिलना चाहिए। तो सोशल मीडिया की बात हम बात करेंगे। अभी मैं एक ही पॉइंट लेता हूं। मैं हस्तक्षेप करूंगा हरिहर जी, आपको आगे सुनेंगे। एक बार मैं इस क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो अगला जो हमारा जो दूसरा राउंड है उसमें आपको फिर सुनेंगे। आप इस बात को, आपकी जो समस्याएं जो तीनों बताई उसको आगे जारी रखते हुए मैं इन सब बातों को जारी रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने बहुत बढ़िया बातें बताई कि आपकी भाषा जो है वो हमारी भाषा ने हमको बनाया है, और बागड़ी के बारे में आपने कहा कि मेरी सोच का आधार भी वही है। और आपने ये भी बताया कि राजस्थानी भाषा के अनेक रूप हैं, बागड़ी उनमें से एक है। और ये भी आपने एक समस्या बताई स्वर और उनका व्यंजनों का उदाहरण देते हुए कि इनको देवनागरी में कैसे लिखा जाए। तो मैं आपकी इन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कलकत्ता की तरफ, और वहां बैठे हैं प्रियंकर जी। प्रियंकर पालीवाल जी का मैं छोटा सा परिचय दे दूं। वे बहुत सुपरिचित कवि, समीक्षक और संपादक हैं, और वे राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में एमए हैं, और उन्होंने समकालीन सृजन के सहयोगी संपादक रहे हैं। धर्म और आतंकवाद और आजादी तथा यात्राओं जैसी विशिष्ट अंगों का भी आपने संपादन किया है। कवि नागार्जुन तथा कवि गायक प्रदीप पर बनी शैक्षिक फिल्मों की पटकथा भी आपने लिखी है। आपका परिचय भी बहुत लंबा चौड़ा है, और आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिनमें मैं एक का जिक्र करूंगा यहाँ, जो कुर्जा पुरस्कार है राजस्थानी साहित्य एवं संस्कृति परिषद जमशेदपुर द्वारा दिया गया है। तो पालीवाल जी, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ, और इन जो दो वक्ताओं को हमने सुना, और हमारी इच्छा है कि अब हम आपको सुने। आप यदि उन पर कुछ कह सकें जो पहले दो वक्ताओं ने कहा, या अपनी बात राजस्थानी मातृभाषाओं के बारे में आप बताएं। मंच आपका, प्रियंकर जी। शुक्रिया रमा भाई। मेरा सबसे बड़ा परिचय तो यही है कि मैं रमा जी का 40-45 साल पुराना मित्र और सहपाठी हूं। इससे बड़ा परिचय और क्या हो सकता है। आज के इस आयोजन के अध्यक्ष और राजस्थान साहित्य अकादमी के भी अध्यक्ष युवा साहित्यकार दुलाराम जी सारण, झा साहब, रमा भाई, हमारे दो साथी जो वक्ता हैं राजेंद्र जी और तकनीकी संचालक मनीष जी, और सभी उपस्थित जो मित्रगण हैं, प्रबुद्धजन हैं। भाषा की जब भी मैं बात करता हूं, जो हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है, तो मुझे अथर्ववेद का एक सूक्त याद आता है, जिसमें ऋषि कहता है, यो मे अन्नम यो मे रसम वाचम श्रेष्ठाम जिघांसति इंद्रश्च तस्मा अग्निश्च अस्त्रम हिंकार मस्यताम। अथर्ववेद का ऋषि कहता है कि यो में अन्नम, जो हमारे भोजन, यो में रसम, जो हमारे पेय, वाचम श्रेष्ठाम, और हमारी श्रेष्ठ भाषा को नष्ट करने का षड्यंत्र करता है। हे इंद्र, हे अग्नि, उसे अपने अस्त्र प्रहार से दंडित करो। यानी भोजन और पेय के बाद तीसरी सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य की अगर कोई है, तो वह है उसकी भाषा। और अगर हम भाषा को ही अपने विचार के धरातल से बाहर कर दें, तो मुझे लगता है कि अस्तित्व का संकट बहुत दूर नहीं है। मीर का एक शेर है, जिसमें मीर कहते हैं, क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता और चुप भी रहा नहीं जाता।
यह स्थिति भाषा के बारे में हमारी है कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मन नहीं होता है कहने का, क्योंकि हम बाहर जो स्थितियां देखते हैं हम उन्हें बहुत अनुकूल नहीं पाते हैं। पूरी दुनिया में वर्ल्ड एथनोलॉग रजिस्टर कहता है कि पूरी दुनिया में 7,000 से अधिक भाषाएं हैं, और वो ये भी कहता है कि अगले 150 साल में इनमें से 90% भाषाएं समाप्त हो जाएंगी। कितना भयावह होगा जब दुनिया की 90% भाषाएं समाप्त हो जाएंगी। आप, और ये अगर आपको कोई बहुत दूर की कल्पना लग रही हो तो आप आंकड़े देख लीजिए। दुनिया के 94% लोग 6% भाषाएं बोलते हैं, और सिर्फ 6% भाषाएं ऐसी हैं जो 94% लोग नहीं बोलते हैं, जिनको बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। तो उनके सामने एक बड़ा खतरा है, और ये खतरा हमारी भाषाओं तक न पहुंचे इसके लिए हमारी क्या तैयारी है। दरअसल यही आज का हमारा विषय है जो रमा भाई ने रखा है कि राजस्थानी भाषाएं, भारत की भाषाएं, उनके क्या संबंध हैं और क्या चुनौतियां हैं, क्या खतरे हैं। देखिए, एक तो बड़ी दिक्कत ये है कि हमने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में, कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया, ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन हमने इसके बदले में अपनी मातृभाषाओं को तिलांजलि दे दी, उन्हें छोड़ दिया, ये हुई खतरे की बात। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ये एक 2 टायर सिस्टम चलता रहा है कि आदमी 2-3 भाषाएं साथ लेकर चल सकता है, और हम चल सकते थे, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। और यहाँ एक बड़ा खतरा यह भी होता है कि हम कई बार राजस्थानी के उत्साह में जब और कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम उसे हिंदी के बरक्स खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि दोनों में कोई विपरीत या विरोधी संबंध हो। और यहीं से मुझे लगता है कि हमारी हार शुरू हो जाती है। हमारे बड़े कवि हुए रघुवीर साहब, वो कहते थे कि अच्छे सिपाही अपनी हार पहचान। जो सिपाही अपनी हार पहचानता है और 2 कदम पीछे हटता है, वही फिर आगे बढ़कर दूसरी लड़ाई के लिए अपने को तैयार कर सकता है। और मुझे लगता है कि राजस्थानी के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हिंदी के साथ रहते हुए भी वो अपना विकास कैसे करे। एक प्रश्न भी था कि राजस्थानी अभी तक 8वीं अनुसूची में नहीं है। वाजिब सवाल है, राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में होना चाहिए, लेकिन हम ये भी याद रखें कि राजस्थानी 8वीं अनुसूची में न होते हुए भी ऐसी अकेली भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जबकि अन्य किसी ऐसी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया जाता जो संविधान की 8वीं अनुसूची में न रही हो या न हो। तो ये एक विशेष अधिकार राजस्थानी के पास था। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे 8वीं अनुसूची में नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी है कि सिर्फ 8वीं अनुसूची में रहने भर से उसकी कोई बहुत तरक्की या चमत्कार हो जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता। क्योंकि आखिर भाषा को बचाते हैं उसके भाषी, उसको बोलने वाले, और अगर वे उसकी उपेक्षा करेंगे, अगर कोई व्यक्ति गूंगा रहना पसंद करे, अगर कोई व्यक्ति संतानहीन रहना पसंद करे, तो कोई उसका क्या भला कर पाएगा। अगर हम अपनी भाषा पढ़ना ही न चाहें, अपनी भाषा में कोई सांस्कृतिक कार्य करना ही ना चाहें, तो कोई 8वीं अनुसूची आपको बना या बिगाड़ नहीं सकती। प्रियंकर जी, बहुत मैं हस्तक्षेप करूंगा थोड़ा समय के हिसाब से, और मैं आपको दूसरे राउंड में फिर सुनना चाहूंगा, और सभी इच्छा होगी मेरे ख्याल से। जो बातें आपने और जिस तरीके से आपने जो बातें बताई वो बहुत चिंतनीय और गहन और चिंता का विषय है कि, और आपने ये भी बताया कि इसको हमें क्या करना चाहिए। हमें राजस्थानी को जो है वो देवनागरी का या हिंदी का हमें प्रतिद्वंदी नहीं समझना चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो कवि की बात है, सिपाही अपनी हार पहचान, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपके संदर्भों को आगे लेके चलते हुए, और मैं पुनः राजेंद्र जी से आग्रह करूंगा। राजेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं? हेलो? हाँ, सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा, वो उस वक्त में जी क्या जी, हुआ था? बहुत अच्छा, आपसे संपर्क टूट गया था।
हाँ, आपसे संपर्क टूट गया था उस समय। आपका स्वागत है पुनः, और हम फिर से आपको सुनना चाहेंगे जी। मैं अभी मोबाइल डाटा से शुरू किया है, मेरा वाईफाई का कनेक्शन शायद कुछ उसमें ग्लिच आया है, तो मैं वापस चुनौतियों पे आता हूँ। स्वागत है, आइए। हाँ, तो मैं इसमें भाषा के ज्यादा कुछ विशेष उसमें ना जाके, क्योंकि प्रियंकर जी ने काफी हद तक बहुत सारी बातें बोल दी हैं, झा साहब ने बहुत बातें बोली हैं, मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे जाना चाहूंगा कि देखिए जो चुनौतियां हैं हमको बचपन से ही शुरू हो जाती है मिलना। जब मैं छोटा था तो मैं जैसे मम्मी से जो सहजता से बातें कर लेता हूँ, मम्मी तू काहे कर रही है, तो ये मेरी वहाँ की लोकल डायलेक्ट में है, परंतु आज मैं नहीं कर पाता हूँ। तो बचपन में जैसे मुझे जो एक आत्मीयता मिलती थी, आत्मीयता जो मेरी मम्मी के साथ में, मेरे पिताजी के साथ में बनती थी, वो आज मुझे खुद को ऐसा लगने लगा है कि शायद मैं इतने दिनों बाहर रहते रहते मेरे भाषा पे और भाषाओं का भी फर्क आया है। तो मैं उसको बोलते हुए कैसे बोल रहा, मम्मी आप काहे कर रही हो, तो जो आप आता है वो मुझे उनसे कई बार ना जोड़ नहीं पाता है। इसी तरीके से जब मैं स्कूल में गया, तो स्कूल में मेरी टीचर्स मुझे रोकती थी, टोकती थी कि तुम जब कभी बाहर जाओगे तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो तुम हिंदी या इंग्लिश में ही बात करोगे, तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम ऐसे लोकल डायलेक्ट में बोलोगे तो तुमको बड़ी परेशानी आएंगी। तो वहां जैसे जैसे टोकना शुरू हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस और कम हुआ, और मैंने अलवर की जो भाषा में जो एक मैं सहजता से जो बात करता था वो चली गई। इसके आगे अगर मैं और बात करूं तो फिर मैं जब कॉलेज में आया, कॉलेज के बाद में फिर मैं ड्रामा में आया, तो ड्रामा में क्योंकि वो डिक्शन पे बातें होती थी, तो वहां ये होता था कि आप तैयारी के साथ में बोलते हैं, तो वहां डिक्शन जो मतलब ज्यादातर जो प्लेस हमने किए, जो काम किया, तो वो हमेशा हिंदी में किया। चलो, पर मैं उसको गलत मानता नहीं हूँ, परंतु मुझे जो गलत जो लगता है कि जब आप सबसे ज्यादा गलत कब लगा, जब मेरा बेटा जब बोलने लगा, और मेरी पत्नी को ये बहुत बुरा लगता था कि वो अलवर की लोकल जो डायलेक्ट मेरे यहाँ जो बोली जाती है मेवाती में, तो अम्मा काई कर रही है, अम्मा यहाँ आना है, तो वो ऐसे बोलता था, तो मेरी वाइफ बोलती थी कि ये बिल्कुल गंवार बनेगा, ये बिल्कुल ऐसी भाषा बोल रहा है, जबकि मेरा ये था कि ये स्विच ऑन स्विच ऑफ की तरह होता है। जब ये बड़ा होगा तो अपने आप इसको अपने दोस्तों के साथ कैसी भाषा बोलनी है, बड़ों के साथ कैसा बोलना है, घर में कैसे बोलना है, बाहर कैसे बोलना है, वो हिंदी भी सीखेगा, इंग्लिश भी सीखेगा और भाषाएं भी सीखेगा। यदि उसको एक डायलेक्ट अगर और आ रही है तो ये अच्छी बात है। तो इस पे हमारा बड़ा आए दिन विवाद हो जाता था, पर मैंने उनको ये समझाने में मतलब मैं समझा पाया कि अगर ये भाषा बोलता है तो ये गलत नहीं है, आपने बचपन से नहीं बोली, ये आपकी प्रॉब्लम है। जब प्रयोग करना शुरू किया, जब कुछ मेरे काम में कुछ हाथ आए, तो मेरे जो सबसे बड़ा काम मेरा रहा वो समता कला जत्था भारत ज्ञान विज्ञान समिति के दौरान, जब मुझे लिटरेसी मिशन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने को मिला, और उसमें संतोष चौबे जी जो कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे, तो मैंने राजस्थान में मुझे जो काम मिला था उसमें और वो उसका जो मोटिव होता था साइंस इक्वलिटी एंड पीस फॉर विमेन, तो औरतों के लिए था, उसमें प्रतिभागी औरतें ही होती थी, पर चूंकि डायरेक्टर मैं था उसका और उसकी ट्रेनिंग मैंने भीलवाड़ा में रखी, तो मेरा होने की वजह से उसमें मैंने क्या किया कि उसमें राजस्थानी में 2 गीत रखे जो राजस्थानी के बड़े प्रसिद्ध गीत हैं। एक तो धरती धोरारी, और हमने पूरे भारत में इसके 120 शो किए, और हमने धरती धोरारी हर कहीं गाया, केरला में भी गाया, तमिलनाडु में भी गाया, और हमने जयपुर में भी गाया, तो हमने दिल्ली में भी गाया। और दिल्ली के एक शो में तो खुद जो राष्ट्रपति थे उस वक्त के KR नारायणन, वो थे नौसेना चीफ वहां पे थे, और उनको ये सुन के, और एक और गीत था, बीतती रे बाता ढल गई राता, पूरा फेंके नयो उजाड़ो, पंछी जागा गाता गाता। और उसका एक अंतरा तो मुझे आज भी याद आता है कि ये 2 नेता सु काम हुए कोनी, आश्वासन पेट भरे कोनी, उद्घाटन भाषण चाटन सु सेवारी भगत मिले कोनी, ये 2 नंबरी लक्ष्मी वाला, बोले मीठा मन है काड़ा, दगाबाज और देश लुटेरा, खावे देश रो पाण रे, और ला पूचा में पाण रे। जब हम ला पूचा में पाण रे बोलते थे तो पब्लिक पूरी खड़ी हो जाती थी, और वो हमेशा ऐसे करती थी, ला पूचा में पाण रे। तो ये एक राजस्थानी, क्या कोई भी लोकल डायलेक्ट हो, हर डायलेक्ट की अपनी एक ताकत होती है, उसका अपना एक मिठास होता है, वो लोगों से जल्द कनेक्ट बिठा लेती है, तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। अब मैं जब फिल्म जगत से जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ जो चुनौतियां आती हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक्सेंट पकड़ने के चक्कर में, जैसे बालिका वधू एक बड़ा सीरियल चला,
और मैंने कई बार जब जब भी मेरा उनके साथ में इंटरेक्शन हुआ कि आपने राजस्थानी का मतलब ना तो राजस्थानी में कौन सी भाषा बोल रहे हैं, आप इसको कहना क्या चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप प्योर राजस्थानी बोलिए, परंतु आप उसमें कभी हरियाणवी मिक्स कर रहे हैं, कभी राजस्थानी मिक्स कर रहे हैं, कभी उसमें आप अवधी मिक्स कर रहे हैं, कभी आप उसमें ब्रज मिक्स कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप एक टोन पकड़िए, परंतु उस टोन को पकड़ के आप हिंदी रखिए, है ना, इसको खिचड़ी मत बनाइए। अदरवाइज क्या होगा कि लोग ऐसा समझेंगे राजस्थानी यही है। तो मैंने उसकी जो प्रोटैगनिस्ट थी सुरेखा सीकरी जी, उनके साथ में विजय का खजाना में विजय दान देसा की एक कहानी की थी। जो तो मैंने 11 कहानियां उदय प्रकाश के साथ में मिलकर डायरेक्ट की थी, परंतु उसमें से एक कहानी थी हंजा। तो उसमें मैंने जब इनके साथ में सुरेखा जी के साथ में काम किया, तो मैंने क्योंकि बिज्जी साथ में थे और बिज्जी खुद उनको बताते थे कि नहीं इसको राजस्थानी में कैसे बोला जाता है, तो वो हिंदी भी राजस्थानी लगती थी, उसका इतना बढ़िया उन्होंने एक्सेंट पकड़ा। परंतु जब कोई उसका जानकार नहीं होता है तो यही हाल होता है जैसे बालिका वधू में हुआ। फिर जैसे आप दंगल देखिए, दंगल फिर उसके दंगल के साथ साथ में लगान फिल्म आई थी, पर लगान में क्योंकि आमिर खान इतना परफेक्शनिस्ट है, तो उसने 2-2, 3-3, 4-4 डिक्शन के लिए टीचर्स को रखा। और आप देखिए दंगल का एक्सेंट बहुत परफेक्ट उन्होंने हरियाणवी पकड़ा, और उसका एक डायलॉग तो बड़ा फेमस हुआ था कि मारी छोरियां क्या छोरों से कम है, हमारी छोरियां के छोरों से कम है। तो ये तभी संभव हुआ जब उन्होंने इस पे मेहनत की। तो मेहनत कोई करना नहीं चाहते, और चाहते भी कि हम राजस्थानी में हम या किसी भी डायलेक्ट में हम उसके ऊपर फिल्म बनाए। मैंने एक नया सवेरा सीरियल आता था, तो वो अलवर में ही शूट किया था, अलवर की पृष्ठभूमि पे था, दूरदर्शन से टेलीकास्ट होता, तो उसमें मैंने बिल्कुल अलवर की भाषा को ही यूज किया। तो उसमें 3 या 4 कैरेक्टर मैंने ऐसे रखे थे जो बिल्कुल अलवर की भाषा में ही बात करते थे, बाकी कैरेक्टर्स ऐसे थे जो हिंदी में बात करते थे। तो ऐसा प्रयोग होता रहे तो इससे क्या है, कम से कम जो भाषा है वो बची रहेगी। अदरवाइज जैसा प्रियंकर जी ने बोला कि कितनी ही भाषाएं तो ऐसी हैं जो हाशिए पर चली गई हैं, उसमें से 6% भाषाएं हैं जो पूरे देश में या विदेश में बोली जाती हैं। तो भाषाओं के साथ में चुनौतियां बड़ी हैं, परंतु इसको हम लोगों को अगर संरक्षित करना है तो हमारी बोलचाल की भाषा में, हमारे घर में उसको हमको बचा के रखना होगा। एक और मैं इससे आगे बढ़ के भी बात कहूंगा, हमको ना सिर्फ भाषा पे बात करनी है, भाषा तो उसका एक हमारी पूरी जो संस्कृति है, जो साहित्य है, उसका एक एक छोटा सा एक हिस्सा है। हमको उस क्षेत्र की जितनी भी लोकोक्तियां हैं, जितने भी मुहावरे हैं भाषा से, जितने भी हमको वहाँ की संस्कृतियां हैं, रीति रिवाजें हैं, ये जब हम उनको सबको संरक्षित करने लगेंगे तो भाषा अपने आप में संरक्षित होना शुरू होगी। तो ये मेरा तो बचपन से एक सपना रहा है कि मैं ना सिर्फ राजस्थान का बल्कि हर एक प्रांत में जाके वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, उनका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करूं, ऑडियो वीडियो। पर मुझे कभी, चूंकि आपके सामने रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियां होती हैं, आपको जीवित भी रहना है, आपको धन भी कमाना है, आपको किचन भी चलाना है, तो जहां से मुझे पैसा मिलता रहा मैंने उसी को प्रायोरिटी दी। परंतु अब मैं सोचता हूँ कि अब थोड़ा मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं कि मैं कैसे इनका डॉक्यूमेंटेशन कर सकूं। तो अब वो मेरे पास। राजेंद्र जी मैं हस्तक्षेप करूंगा, राजेंद्र जी हस्तक्षेप करूंगा, अपना समय काफी हो गया है, तो यदि आप अपनी मिनट बात पूरी कर सकें, आधा मिनट 1 मिनट में। तो मुझे कहने का यही है कि इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ऑडियो वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, और हम अगर ऑडियो वीडियो के साथ में अपनी बात को और अच्छे से रख पाए तो शायद हम ऑडियंस तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो यही मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और आगे जब अगर मौका मिलेगा तो फिर बात करेंगे। तो चुनौतियां हमारे सामने बहुत है, परंतु शुरुआत अपने से करनी पड़ी, अपने घर से। बहुत सुंदर राजेंद्र जी, बहुत सुंदर। आपने बहुत सारी चिंता की बातें बताई और व्यक्तिगत अनुभव आपने साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं क्षमा चाहूंगा, अब आगे बढ़ते हैं समय को देखते हुए। हरिहर जी, आपका स्वागत है। आपने राजेंद्र जी का वक्तव्य सुना और प्रियंकर जी का वक्तव्य भी सुना। अब हम आपको पुनः सुनना चाहेंगे। मंच आपका हरिहर जी। धन्यवाद रामा जी। तो मैं एक पॉइंट पर डिस्कस कर रहा था कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ये जो है वो
अब इनको बाधक समझा जाता है कि ये तो अंग्रेजी काम आएगी और राजस्थानी, और इसमें ये भाषा कैसे काम आएगी। लेकिन आज यही इंटरनेट और सोशल मीडिया बाधक नहीं है बल्कि सहायक है। वो कैसे? अब देखिए कि हमने यहाँ विदेश में रहकर भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं या फेसबुक में कुछ ग्रुप बनाए हैं जो कि वागड़ी या मारवाड़ी या ऐसे लोगों का एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप जो है वो अपनी अपनी भाषा के जो शब्द पुराने हैं वो उनको बताता है कि ये अपनी भाषा के शब्द हैं और ये इनके अर्थ होते हैं। तो इससे जो है वो कई लोगों को, हाँ हमें भी याद तो था, तो यानी रीमेमोराइज हो जाते हैं और कुछ लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये बात को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जो बाधक था वही अब सहायक हो गया है। मैं अभी अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था अंग्रेजी में। उस आर्टिकल में ये लिखा था कि अरे ये तो चैट जीपीटी का जमाना है, आज वो अंग्रेजी में कितना फास्ट होता है, और ये क्या तुम नॉर्थ इंडिया राजस्थानी हिंदी ये क्या तुम लेकर के बैठ गए हो। वो आर्टिकल आगे लिखता है कि 7x, इसका मतलब है कि अगर x नंबर ऑफ टोकनाइजेशन अगर अंग्रेजी में चाहिए तो 7 गुने टोकनाइजेशन जो है वो नॉर्थ भाषा की उसमें चलेंगे। और आगे वो बता रहा था कि साउथ की भाषाओं में 11x और इस तरह से बता रहा था। मेरा दावा है कि 3 साल के बाद जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सस्ता हो जाएगा, कंप्यूटर का पावर बढ़ जाएगा, एल्गोरिथम को जब सुधार दिया जाएगा तो ये सभी के सभी तर्क एकदम बचकाने लगेंगे। तो हम क्यों अपनी उसको छोड़ दें? हम देखते थे कि ये जब इंटरनेट आया तो अरे इंटरनेट पर हिंदी नहीं आ सकती, हम तो नहीं आ सकती ये कहते थे। यूरोप के देशों ने, जर्मन फ्रेंच, उन देशों ने सोचा कि कैसे आ सकते हैं, नहीं हमें इंटरनेट पर जर्मन फ्रेंच लाना है। और ये जब डिसाइड कर लिया तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला यूनिकोड का, और वही यूनिकोड का कॉन्सेप्ट आज हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं के लिए काम आता है। राजस्थानी और सभी भाषाओं को जो है वो यूनिकोड के अंदर लिखा जा सकता है। तो हमें बैठ नहीं जाना है, वो जो भी समस्या है वो समस्याएं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो है वो उसको सॉल्व कर देगी, लेकिन हमें अपने मार्ग पर जो है वो चलते जाना है। अभी हम डॉक्टर व्योम जी के उसके नेतृत्व में हम सभी बोलियों को, भारत की सभी बोलियों के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं कि सभी अपने अपने देशों से जो है वो जो बोलियां हैं वो बोलियों के शब्द वगैरह करें और हम उनकी एक किताब तैयार करेंगे। तो मैं यही कह रहा था कि जो बाधक है वही हमारी सहायक हो जाएगी। तो इसलिए हमें युवा सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए कि आज बहुत से राजस्थान के अंदर ऐसे युवक हैं जो कि राजस्थानी में लिख सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ पुरस्कार, कुछ प्रोत्साहन वगैरह होना चाहिए। और मैं जो बात कर रहा था कि शिक्षा और मनोरंजन के अंदर जो है वो राजस्थानी को स्थान देना चाहिए। मुझे याद है कि बचपन में हमारी हिंदी की किताबों में कुछ राजस्थानी के जो है वो पद वगैरह ये कुछ होते थे, और जब हम मनोरंजन के लिए गांव में जाते और वहां के भील आदिवासी वगैरह उनके सामने जब हम कोई प्रोग्राम रखते थे तो उस प्रोग्राम में हम गा करके कहते थे कि दारू तो पीवो सोड़ी दो तमे वागड़वासी भाई, हे वागड़वासी भाइयों तुम दारू पीना छोड़ दो। वहां जाकर के, गांव में जाकर के अगर तुम अंग्रेजी में कुछ फटाफट बोल दिया उससे कोई असर नहीं होता, लेकिन जब हम उनकी भाषा में उनको बतलाते हैं तो ये उनके जहन में उतरता है और उनकी आत्मा में उतरता है। तो हमें आश्चर्य होता है कि राजस्थानी इतनी समृद्ध भाषा है तो फिर उसको उसका स्थान क्यों नहीं मिलता। देखिए राजस्थानी का शब्दकोश तैयार है, नरोत्तम दास जी स्वामी ने शब्दकोश तैयार किया है। यूएसए की जो लाइब्रेरी, अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, उसने 75 मिनट्स यानी कि 75 मिनट का एक रिकॉर्डिंग किया है। किसकी? हमारे कन्हैयालाल सेठिया की जो है वो राजस्थानी में लिखी हुई कविताओं का 75 मिनट्स तक का उन्होंने संग्रह रखा है। यानी हमारी राजस्थानी को अमेरिका की उस लाइब्रेरी में भी मान्यता मिली, तो हमें अपने राजस्थान के अंदर क्यों न मिले। इसके साथ ही मैं
दो तीन जो राजस्थानी भाषा के आइकॉन हैं उनका मैं नाम लूंगा। मीराबाई तो सबको मालूम है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है क्योंकि उसकी भाषा जो है वो बड़ी सरल थी और सीधे सपाट बात करती थी। गौरीबाई के जमाने में ये माना जाता था कि अगर आप घर में है तो परमात्मा नहीं मिलेगा, आपको घर छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा। तो उसने सीधा सच लिखा कि अगर आप जंगल में जाइए आपको सियार मिलेंगे, रीछ मिलेंगे, भालू मिलेंगे, लेकिन आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की सीधी बात करने वाली गौरीबाई का साहित्य जो है वो बड़ा ही अनमोल है। तो अंत में मैं कन्हैयालाल सेठिया को जरूर याद करूंगा। उनकी दो पंक्तियां, एक तो उन्होंने लिखा कि कौन जमीन रो धनी। अब देखिए ये कितना प्रगतिवादी साहित्य है कि कौन जमीन रो, ओ धनी का वो जमीन, ओ धनी का वो धनी। जमीन का मालिक ये है या वो है जो शराब पीकर के मजे उड़ाता है, वो जमीन का मालिक है, या वो किसान जो कि अपने खून बहा करके भी जो है वो खेती उगाता है, वो जमीन का मालिक कौन है। और अंत में मैं दो वाक्य बोलूंगा कि उन्होंने लिखा है कि अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत आभार हरिहर जी। राणा रो सोयो दुख जाग्यो। आपने बहुत सारी बातें बताई, तकनीकी की बातें बताई और इंटरनेट और सोशल मीडिया के बारे में भी आपने बताया और युवाओं के बारे में कि उनको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए और शिक्षा और मनोरंजन की बात भी आपने कही। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आपकी बातों को आगे लेकर चलते हुए पुनः प्रियंकर जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अब हमें फिर से इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए अपनी बातें बताएं, अपने विचार बताएं। प्रियंकर जी आपका स्वागत है। शमा भाई, हम दुनिया का ऐसा अनूठा अजूबा हैं जिन्होंने अपनी समृद्धि को विपन्नता की तरह ग्रहण किया है। हमारी लोक भाषाएं इतनी संपन्न और समृद्ध रही हैं कि कोई कारण नहीं है कि हम उनकी ओर उन्मुख न हो और उन्हें अपने जीवन में उनकी जो वास्तविक जगह है वो न दें। लेकिन पता नहीं क्या सोच है कि हमने उन्हें किसी न किसी तरह अपने से किंचित दूर रखा, जिसका दुष्परिणाम हमें आज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो अभी बहुत अच्छी बात कही झा साहब ने कि बहुत सारे ऐसे माध्यम अब आ गए हैं जिनसे हमारी रीच, हमारी पहुंच बहुत बढ़ सकती है। जब हिंदी सीखने के लिए ऐप हो सकते हैं तो राजस्थानी सीखने के लिए क्यों नहीं हो सकते? अगर राजस्थान साहित्य अकादमी नहीं कर सकती तो राजस्थानी भाषा अकादमी कर सकती है। तो उन्हें इन सब कामों को प्राथमिकता के स्तर पर लेना चाहिए। एक बात और समस्या की जो बार बार की जाती है कि राजस्थानी भाषा इसलिए नहीं है कि उसकी इतनी डायलेक्ट हैं, उतनी डायलेक्ट हैं। 61 में बताया गया कि 73 हैं, फिर कहा कि नहीं 40-45 हैं, किसी ने कहा 11 हैं, ग्रियर्सन साहब ने कहा 5 हैं, मिनारिया जी ने कहा 9 हैं। वो कितनी है मुझे इससे मतलब नहीं है, और जितनी भी हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम मूल रूप से राजस्थानी को ये माने कि दो ही तरीके की राजस्थानी है, एक पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। ये दो राजस्थानी अगर हमारे पास हैं, उनमें आपस में अगर आदान प्रदान है, एक दूसरे को समझ पाते हैं। मैं जाऊं हूं, मैं जाऊं छू, मैं गयो थो, इनमें सब में आप गए ही हैं, आप आए नहीं हैं। तो थो होने से, छह होने से, है होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, और जब हम एक दूसरे को समझ पाते हैं तो हम एक हैं। एकता जरूरी है, एक रूपता जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ एक जैसा ही करें, एक जैसा ही बोलें। और इनको आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि कई लोगों ने कहा कि नहीं भाई राजस्थानी में पढ़ाई होनी चाहिए। इस मामले में मैं दो तरह से सोचता हूं। अगर राजस्थानी को आप स्कूल में ले जाएंगे केवल राजस्थानी माध्यम से, जो हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो बहुत कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि अब लोग उस भाषा में अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिलाना चाहेंगे। और वैसे भी राजस्थान के प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम भले ही हिंदी का हो, अध्यापक पढ़ाते राजस्थानी के माध्यम से ही है। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं 2 साल राजस्थान में
अध्यापक था तो मैं ये जानता हूं कि वो बोलते भी राजस्थानी है, पढ़ाते भी राजस्थानी के माध्यम से हैं। तो राजस्थानी एक तरह से साथ साथ चलती है हिंदी के, उसे साथ साथ चलने देना चाहिए। जहां तक उच्च शिक्षा की बात है, राजस्थानी में एमए की पढ़ाई की बात है, तो देखिए कुछ विश्वविद्यालयों में ऐसा शुरू किया गया है कि भाई जोधपुर में, उदयपुर में और बीकानेर में पढ़ाई शुरू हुई है राजस्थानी के माध्यम से एमए की। मैं ये चाहूंगा कि न केवल राजस्थानी में एमए हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कोई व्यक्ति राजस्थान के विश्वविद्यालयों से हिंदी में एमए करे, संस्कृत में एमए करे या अंग्रेजी में एमए करे, ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि वो राजस्थानी की किसी भी डायलेक्ट का एक पर्चा जो है उसे लेना पड़ेगा। वो अगर उसे पास नहीं करता है तो उसे भाषा की डिग्री नहीं दी जाएगी। और अगर ये हम कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि एक ज्यादा बड़े वर्ग में हमारी भाषा पहुंचेगी, फैलेगी, न केवल बची रहेगी बल्कि समृद्ध होगी, बजाय इसके कि हम उस काम पर जोर दें जो संभव नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि हम अक्सर उन कामों पर जोर ज्यादा देते हैं जो हो नहीं सकते, लेकिन जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश हमने कम ही की है। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी ताकत को पहचानें। हमारी ताकत, हमारी कमजोरी ये नहीं है कि हम 8वीं अनुसूची में नहीं है, हमारी ताकत ये है कि हमारे जैसा शब्दकोश राजस्थानी का सीताराम लालस जैसा भारत की किसी भाषा के पास नहीं है, यहां तक कि हिंदी के पास नहीं है। 64 के बाद तो हिंदी का कोई बढ़िया शब्दकोश जो है वो नहीं आया, रिवाइज नहीं हुआ कामिल बुल्के के बाद। तो राजस्थानी जो है, राजस्थानी के पास विजयदान देथा जैसा लोक साहित्य का अनुपम व्याख्याकार है जो बहुत कम भाषाओं के पास है। राजस्थानी के पास मोहन आलोक जैसा कवि है जिसका दाखलो पढ़ने के लिए लोग राजस्थानी सीखते थे। तो एक अद्भुत जुबान बोलने वाले हम लोग हैं, लेकिन अगर हम ये मान लें कि हम कहीं किसी से कमतर हैं और अपनी भाषा का प्रयोग ही बंद कर दें, दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया का कोई ज्ञान हमें बचा नहीं सकता। तो हमें लौटना है अपनी जड़ों की तरफ और ये देखना है कि हम वो कौन कौन से काम हैं जो हम राजस्थानी में कर सकते हैं, और कर ही नहीं सकते, इतनी अच्छी तरह कर सकते हैं कि दुनिया की किसी जुबान में हम उस तरह का काम नहीं कर सकते। और ऐसा काम हुआ है। मोहन आलोक की जो कविता है, जो पूरा सीरीज, पूरी किताब है उनकी दाखलो, अद्भुत है। वो 2-2 लाइन की उनकी कविताएं होती थी और उन्हें सबसे पहले, हम इतवारी पत्रिका आती थी तो सबसे पहले टूट के उसी को पढ़ते थे। सीधा है रूख जिका कटसी, टेढ़ा ने कारीगर नटसी। अब ये जो एकदम लोक भाषा, लोक साहित्य, लोकोक्ति की तरह की कविता है, ये कहां मिलेगी राजस्थानी को छोड़ के? कहीं नहीं मिलेगी। अभी हाल तक हमारे जो ओम पुरोहित कागत थे वो कुचरणी लिख रहे थे। सोचिए, कुचरणी जैसी छोटी छोटी कविताएं जो दरअसल व्यंग कविताएं हैं, हमें एक तरीके की चुटकी, एक नोचती हैं, हमें किसी और उन्मुख करती हैं। ऐसी व्यंग कविताएं कहां किसी मानक भाषा में लिखी जा सकती हैं? तो मैं तो यही चाहूंगा कि हम जो हमारी राजस्थानी की जो मौलिक ताकत है हम उसको पहचाने कि कहां हम उसमें इतने ताकतवर हैं कि दूसरा कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। उस तरफ ध्यान दें, राजस्थानी में लिखना पढ़ना शुरू करें। औपचारिक शिक्षा अगर नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम अपने बच्चों को घर पे राजस्थानी सिखाएं और उसकी जो एक वाजिब जगह है हमारे जीवन में, उसमें हमारी भाषाएं जरूर रहें। मैं फिर एक बात कहूंगा, हमारे हिंदी के बड़े कवि हुए हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उनकी एक कविता की पंक्तियां हैं। वो कहते हैं, जो मैं हारा हूं, अगर मैं हारा ही हूं तो अपने कारण, रण तो प्रतिपल मेरे पक्ष में था, मगर संदेह हल्का सा आदेश के प्रति कहीं मेरे वक्ष में था। हम अगर राजस्थानी को आगे ले जा पाएंगे तो इसी वजह से कि हम में राजस्थानी का आत्मविश्वास हो, और अगर हम ही कमजोर पड़े तो हम न केवल हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपनी भाषा को लेकर भी कहीं नहीं जाएंगे। हम अगर जाएंगे और मनुष्य की तरह बचे रहेंगे तो अपनी भाषा के साथ ही बचे रहेंगे, वो चाहे राजस्थानी हो या हिंदी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत आभार प्रियंकर जी, आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई, तथ्यात्मक, यथार्थ की, और आपने कहा कि जड़ों की तरफ लौटना है, और आपने बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए। मैं अब इस आयोजन को आगे लेकर के चलते हुए जिनको सुनने का की हमें प्रतीक्षा है बहुत समय से, सहारण जी को पहले मैं
उनका थोड़ा परिचय बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं संक्षिप्त में ही रखूंगा, बहुत लंबा चौड़ा परिचय आपका। दूलाराम जी जो है राजस्थान के चूरू गांव भाड़ंग गांव में जन्मे हैं और आपने हिंदी और राजस्थानी से एमए हैं, एलएलबी भी हैं, पीएचडी हैं और स्कूल समय से ही जो है ना आपकी प्रारंभिक रचनाएं वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होनी शुरू हो गई थी और आपने राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के महाविद्यालय स्तरीय भक्तमाल जोशी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली का युवा। मैं उन सूची पर न जाते हुए मेरी जो जिज्ञासा है और सभी श्रोताओं की जो जिज्ञासा है वो आपको सुनने की है और आप गांव में जन्म लेने के बाद भी राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं इस समय। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ सारण जी। ये मंच आपका और हम आपका वक्तव्य सुनने के लिए यहाँ हाजिर हैं और इंतजार है आपका। आइए। धन्यवाद तक्षक साहब। हम आभारी हैं कि आपने एक जरूरी विषय पे संवाद किया और यह साझा संसार का मंच हम सब के लिए आपने उपलब्ध कराया। मैं व्यक्ति से आभारी हूँ राजेंद्र शर्मा जी का, हरिहर झा का, प्रियंकर पालीवाल जी का, कि जो बातें भाषा के विषय में कहनी चाहिए थी और इस मंच पे कही जानी चाहिए थी वो तमाम बातें आपने अपने अपने तरीके से कही है। क्योंकि भाषा को लेके हम सब लोग भावुक हैं और अपनी माँ भाषा के लिए तो यूं कहिए कि कौन व्यक्ति होगा जो भावुक नहीं होगा। मैं राजेंद्र शर्मा जी जब बात कर रहे थे अपने उस परिवेश की, उस पृष्ठभूमि की और अगली पीढ़ी तक अपनी बात को लेके जाते हुए ये संदेश भी छोड़ रहे थे कि कहीं उसकी अगली पीढ़ी गंवार तो न कही जाएगी। ऐसे सोचने का वातावरण जो बना है उसके बीच से हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रियंकर जी ने बड़ी शालीनता से और सभ्य भाषा में, शिष्ट भाषा में कहा, या यूं कहिए कि उसी की पुनरावृत्ति करें तो कि हम सब अभिशप्त लोग हैं जो अपनी माँ भाषा को मरते हुए देखते हैं। मैं जहां बैठा हूं मेरा जिला हेडक्वार्टर है चूरू। मेरा गांव यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है और वहां के गांव से, खेत खलियान से मैं 20 साल पहले यहाँ महाविद्यालय में पढ़ने आया था। आप लोगों के पास तो अनुभव और भी बड़ा होगा, क्यों कि आप प्रियंकर जी कलकत्ता हैं, आप दूसरे देशों में हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि 20 साल का पहले का यह शहर, यह जिला हेडक्वार्टर वह नहीं है भाषा के मामले में। विकास के अलग आयाम हो सकते हैं क्योंकि विकास की अंधी दौड़ में हम सब ने भाषाएं गंवानी है, ये कहना एक अलग नजरिया हो सकता है। लेकिन मैं जहां हूं उस शहर ने विकास के वह आयाम नहीं छुए हैं। शहर विकास के मामले में वहीं का वहीं है, कहें तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन हम सब ने अपनी मनोवृत्तियां बदल दी हैं। ठीक 50-100 मीटर दूर एक ऐसा परिवार रहता है और मैं नित जूझता हूं उनसे। गांव से आई हुई एक माँ अपने बच्चे को हिंदी सिखाने पे आमादा है, जबकि वह खुद अच्छे ढंग से हिंदी बोल नहीं पाती। वह माँ इसलिए आमादा है कि उसे डर है, जैसा राजेंद्र शर्मा जी कह रहे थे, कि उसका बेटा जिसको लेके वो पढ़ाई कराने आई है, उनसे सपने लेके शहर में आई है, कहीं स्कूल में गंवार तो न कहा जाए। उसके सामने संकट राजस्थानी का न आए और हिंदी व फर्राटे से बोले। ऐसा शहर मेरा शहर नहीं, ऐसा शहर हर कहीं हमें मौजूद मिल रहा है राजस्थान में। तो इस मायने में मैं आदर्शवाद की बात नहीं करूंगा, मैं यथार्थवाद की बात करूंगा। 8वीं अनुसूची से जो बात शुरू हुई थी, भाषा आंदोलन का मैं एक रंगरूट हूं, लंबे समय से आंदोलन से जुड़ा रहा हूं और मेरा काम, अधिकतम काम मेरी मातृभाषा राजस्थानी में ही है।
ये गौरव है मुझे, यह सुखद एहसास है मुझे कि वह पल कितना महत्वपूर्ण होगा जिस पल हम स्कूल से दूसरी भाषा सीख के किसी पुस्तकालय में गए और वहां अपनी मातृभाषा की किताबों से जुड़े और लिखने के अपने प्रयत्न, अपने प्रयास उस मातृभाषा की दिशा में हमने प्रारंभ किए। मैं मानता हूं कि भाषा के विकास में सबसे बड़ा जो उपक्रम है वो लोक होता है। एक आदर्शवाद की परिकल्पना में हम कहते हैं कि सरकारें भाषा को नहीं बचाती, भाषा को लोक बचाता है, उसको बोलने वाले बचाते हैं। लेकिन उसके उलट यथार्थवाद की ओर मैं संकेत कर रहा था। अभी उदाहरण मैंने उस माँ का दिया, उस माँ के सामने वह लोक, वह संसार नहीं है। उसकी माँ के सामने अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य है जिसमें वह पढ़ लिख के जल्दी से जल्दी रोजगार प्राप्त कर सके और अच्छे मुकाम हासिल कर सके। हम सबके सामने भी यही संकट है। और झा साहब ने तो म्यूट हो गया। हाँ, उनका आवाज आना बंद हो गई। सारण जी आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है पर थोड़ी सिग्नल की समस्या लग रही है। हाँ, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो भी ऐसा होता है। हम सबको पहले प्रयत्न करना होगा कि भाषा रोजगार से जुड़े। लोग तो बचाएगा, लेकिन अगर रोजगार उस भाषा में नहीं बचेंगे तो तय है कि पूरी नई पीढ़ी उस भाषा की तरफ आकृष्ट नहीं होगी। हम सब ने तमाम भाषाएं जो आज सीखी हैं, या यूं कहिए ये परिचर्चा हम जिस भाषा में कर रहे हैं वह भाषा सिर्फ और सिर्फ रोजगार प्राप्ति के लिए हमने विद्यालय से सीखी हैं। दूसरी भाषाएं जो हम सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, यहाँ तक कि कहें कि राजस्थानी की बात कर रहे हैं, इस राजस्थान में बैठे तमाम लोग कितनी विदेशों में बोले जाने वाली भाषाएं सीख रहे हैं, क्योंकि उन देशों में उस भाषा के कारण वहां रोजगार है। तो क्यों न हम ऐसा वातावरण सृजित करें कि हमारी मातृभाषा राजस्थानी के कारण रोजगार मिले। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे, लंदन में रह रहे, नीदरलैंड में रह रहे लोग राजस्थान यहाँ पढ़ने आए, रोजगार प्राप्त करने आए, और तय है कि ऐसी स्थितियां होंगी तो भाषाएं मरेंगी नहीं। 8वीं अनुसूची से क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर फायदा होगा कि रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और रोजगार के अवसर सृजित होंगे तो तय है कि भाषा से लोग भी जुड़ेंगे। मुझे याद आता है कि 10-15 साल पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल व्याख्याता की भर्ती में 10-12 पद निकाल दिए थे राजस्थानी विद्यालयों में पढ़ाए जाने के लिए। हम संघर्ष कर रहे थे धरातल पे कि राजस्थानी पढ़ी जाए, राजस्थानी विश्वविद्यालय में जो स्वयं पाठी छात्र के रूप में ली जाए, अधिक से अधिक लोग पढ़ें ताकि राजस्थानी से जुड़ें। लेकिन वो 10-12 पद आए, उसके अगले साल राजस्थानी में एमए करने वालों का इतना एक बूम आया कि तमाम लोग सहायक सामग्री ढूंढते हुए, जूझते हुए हम सब लोगों से संपर्क करने लगे कि मैं राजस्थानी में एमए कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सभी से हमने सवाल किए कि आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने बीएड की है, फला विषय से एमए की है, लेकिन राजस्थानी में अगले साल और पद आएंगे तो हम राजस्थानी में इस बीच एमए कर लेते हैं, तो हम स्कूल व्याख्याता के लिए राजस्थानी के लिए पात्र हो जाते हैं। ये स्थिति मात्र और मात्र 10-12 पद पूरे राजस्थान भर में आने के कारण हुई, और मेरे शहर के महाविद्यालय से 200 के लगभग स्वयं पाठी विद्यार्थियों ने उस साल एमए की राजस्थानी। दूसरी स्थितियों की हम बात करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं में राजस्थान की लोक संस्कृति, लोक भाषाओं से जुड़े हुए
15-20 प्रश्न अगर डाल देती है तो लाखों में तैयारी करने वाले विद्यार्थी, उन प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी राजस्थानी के साहित्य की ओर, राजस्थान के लोक की ओर लौटते हैं और वो खोजते हैं, ढूंढते हैं जो प्राप्त कर वो नौकरी लग सके, रोजगार लग सके। तो यह कहने में कहीं संकोच और गुरेज नहीं है कि 8वीं अनुसूची में आने से कोई बड़ा बदलाव होगा। निसंदेह 8वीं अनुसूची में आने से बड़ा बदलाव होगा। पहला बदलाव ये होगा कि भारत सरकार की तमाम नौकरियों में राजस्थानी हकदार होगी। दूसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि 8वीं अनुसूची में आएगी तो राजस्थान सरकार राजभाषा के रूप में उसे लागू करने के लिए तैयार होगी, या यूं कहिए कि विवश भी होगी। और ऐसी स्थितियां होंगी तो कैसा कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं बचेगा जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस निजी कंपनी में, जिस सरकारी दफ्तर में भाषा का जानकार 1 या 2 व्यक्ति नए रोजगार के साथ न बैठा मिलेगा। तो यह बदलाव बड़ा बदलाव है। ठीक वैसा ही बदलाव है जैसे अनम्यूट अनम्यूट करें। सारण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गया वो। उनको बोलिए अनम्यूट करने के लिए। सारण सर आप म्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बदलाव ये हुआ कि 70 के दशक में राजस्थानी वहां जुड़ते ही राजस्थानी के लेखक उत्साहित हुए, राजस्थान में बैठे दूसरी भाषाओं के लेखक भी उत्साहित हुए और धीरे धीरे राजस्थानी लेखकों का ग्राफ बढ़ता गया। और स्थितियां यह भी आ गई कि जो राजस्थानी के लेखक नए थे, दूसरी भाषाओं के ये छोटी सी संस्था, साहित्यिक संस्था, हम मान्यता के संदर्भ में, लोक के संदर्भ में बात करें तो छोटी सी संस्था, साहित्यिक संस्था की मान्यता का असर हुआ कि वह कितने लेखकों को अपनी मातृभाषा के साथ जोड़ गई, जो मातृभाषा से अलग होकर दूसरी भाषाओं में लिखने लगे थे। यही स्थिति मैं जो आज जिससे अकादमिक के दायित्व में हूँ वहां थी। 1958 में इस अकादमी का गठन हुआ, तब बहुभाषी अकादमी के रूप में यह आई। बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है कि यहाँ राजस्थानी में पुरस्कार दिए गए, यहाँ संस्कृत की बात हुई और यहाँ उर्दू की भी बात हुई। राजस्थान साहित्य अकादमी ने संस्कृत अकादमी आज जो पत्रिका निकालती है स्वर मंगला, वह निकाली। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर 1983 में बनी, उससे पहले जागती ज्योत पत्रिका जो निकलती है वह इस अकादमी ने निकाली। और उर्दू अकादमी की जो पत्रिका है वह पत्रिका इस राजस्थान साहित्य अकादमी ने निकाली। और यही नहीं, राजस्थान सरकार भी इतनी संवेदनशील रही कि शायद कोई भारत भर में ऐसा दूसरा प्रांत नहीं होगा जो भाषाओं के मामले में इतना सजग होगा। यहाँ राजस्थान साहित्य अकादमी से अलग अगर उर्दू अकादमी चली गई, संस्कृत अकादमी अलग हो गई, राजस्थानी भाषा अलग अकादमी हो गई, यहाँ ब्रिज भाषा अकादमी गठित की गई, यहाँ पंजाबी भाषा अकादमी गठित की गई। आप सोचिए जितनी भाषाएं राजस्थान में बोली जा रही थी, तमाम भाषाओं की यहाँ स्वतंत्र अकादमियां हुई। तो इतने प्यारे प्रांत में अगर कोई बात अपनी मातृभाषा, इस पूरे प्रांतीय समूह की बात करे तो निस्संदेह उस बात को वजन मिलना चाहिए। सरकारी स्तर पे वजन मिलना चाहिए, राजस्थान सरकार के स्तर पे वजन मिलना चाहिए, भारत सरकार के स्तर पर वजन मिलना चाहिए। मैं ये मानता हूँ बोलियों का कोई कहीं संकट नहीं है। किसी भी भाषा में जितनी ज्यादा बोलियां होंगी वो समृद्धि होगी। इस विषय पे पूरा प्रकाश डाला जा चुका है। एक रूपता का कहीं कोई संकट नहीं। हम जो भाषा आज बोल रहे हैं, आप विदेश में बैठे बोल रहे हैं, देश में अलग अलग जगह बैठे बोल रहे हैं, मैं गांव का आदमी आया हुआ वह भाषा बोल रहा हूँ। लेकिन याद कीजिए कि जिस वक्त इस भाषा को मान्यता मिली, उस वक्त क्या यह भारत भर नहीं, दुनिया भर के किसी भी प्रांत में आज जिस रूप में हम बोल रहे हैं उस रूप में बोली जाती थी क्या? हम सब ने
इसको एकता के सूत्र में बांधा है। पाठ्यक्रम में हम एक रूप में लाए हैं, विद्यालयों में हमने एक रूप में पढ़ाना शुरू किया है और विश्वविद्यालयों तक हमने लेके गए, और धीरे धीरे पूरी पीढ़ी जो आजादी के बाद जन्मी है उसी रूप में बोलती है जिस रूप में वह विश्वविद्यालय और विद्यालयों में लागू है या पढ़ाई जा रही है। यह क्या है? यह एक रूप का मात्र और मात्र सरकारी मुहर लगने से है। मेरा गांव, जिस गांव के घर में मैं पैदा हुआ हूं, वहां मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी भाभियां, मेरी बहन सिर्फ राजस्थानी के अलावा दूसरी भाषाएं वो नहीं जान सकती, न पढ़ सकती हैं, न समझ सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो किसी विद्यालय में नहीं गई, वो अनपढ़ हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि लोक भाषाओं के संदर्भ में बात करते हुए कि लोक भाषाओं को अगर बचा रखा है किसी ने, तो अनपढ़ लोगों ने बचा रखे हैं जो विद्यालय नहीं गए। और विद्यालय जाते ही हम दूसरी भाषाओं के प्रति इतने आकर्षण में उनके आ गए, उनके मोह में इतने बंध गए कि हम अपने ही मातृभाषा को भूल गए हम। तो यह संकट किसके लिए हुआ? यह संकट कहाँ से प्रारंभ हुआ? यह संकट मेरे अनपढ़ बाप के सामने नहीं है, अनपढ़ माँ के सामने नहीं है, अनपढ़ भाइयों के सामने नहीं है। यह संकट मेरे सामने है और मुझसे ज्यादा मेरी बेटी के सामने भी है। क्या जिस तवरा से, जिस ठेठ लोक से जुड़ी हुई, अंचल से जुड़ी हुई, धरातल से जुड़ी हुई राजस्थानी मेरे माँ बाप बोल पाते थे, क्या मैं उतनी बोल पाता हूँ? क्या मैं जितनी बोल पा रहा हूँ उतनी मेरी संतान बोल पाएगी, या फिर उनकी होने वाली संतानें बोल पाएंगी? तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम भाषा को मरते हुए देख रहे हैं, भाषा को अपने लोक व्यवहार में गायब होते देख रहे हैं, या यूं कहिए कि हम अभिशप्त हैं एक सरकारी मुहूर के कारण कि हम वो भाषा, दूसरी भाषा बोलने के लिए मजबूर हैं, जिस भाषा में रोजगार है, जिस भाषा में आर्थिक आय के जरिए हैं, या यूं कहिए जिस भाषा में बाजार हैं। बहुत बड़ी त्रासदी यही है भाषाओं के सामने में। और लोक की तरफ लौटना तो होगा ही होगा। लोक साहित्य की समृद्धि को कौन नहीं जानता? सरकारें भी जानती हैं, जो मान्यता के नाम पे चुप बैठी हैं वो सरकारें भी जानती हैं। मुझे याद आता है कि अगर जनता का दबाव हो, वोटर्स का दबाव, माफ कीजिएगा, तो नेता भी बहुत प्यारी प्यारी भाषाएं बोलते हैं। प्रियंकर जी जानते हैं कि 2014 के बाद 2015 में हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ था। मैं वो भाषण सुन रहा था हमारे प्रधानमंत्री जी का। दुनिया में हिंदी के विस्तार की बात करने के लिए, हिंदी के उत्थान के बात करने के लिए वह प्लेटफॉर्म था, वह मंच था। विश्व में हिंदी का डंका बजाने के लिए वह मंच था। और भारत हिंदी के गौरव से विभूत है। उस मंच से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप यूट्यूब पे भाषण उनका पीछे का उठा के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मेरी, माफ कीजिएगा, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन हमें हिंदी के लिए काम करना चाहिए। तो ये लोग की ताकत भी होती है कि वह अपने नेता को यूज कर सके, मजबूर कर सके। लेकिन यह लोग की ताकत तब खंडित हो जाती है जब उसमें रोजगार के अवसर नहीं होते। गुजराती अगर 8वीं अनुसूची में उस वक्त नहीं जुड़ी होती, यूं कहें कि सहोदरी भाषाएं, भाषा के जानकार बैठे हैं, गुजराती और राजस्थानी की बात करते हुए हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो ये लगता है कि एक भाषा 8वीं अनुसूची में आते ही कहाँ से कहाँ पहुंच गई कि उसका नुमाइंदा विश्व हिंदी सम्मेलन में जाके कहने पे व्यूज है कि उसकी मातृभाषा गुजराती है, और इधर राजस्थानी के नुमाइंदे संसद में जाके कहने पे शर्मिंदा महसूस होते हैं स्वयं को कि उनकी मातृभाषा राजस्थानी है और उसका 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। 25 के 25 सांसद किसी एक दल से हैं, एक मत से हैं, एक राय से हैं, और उनका ऐसा मुखिया जो अपनी गुजराती भाषा के लिए प्रतिबद्ध है वहां बोल नहीं पाते। तो कहिए कि भाषा की मान्यता का सवाल तो बहुत अलग हो जाता है। संकट ये है कि हम म्यूट हो गया, अनम्यूट करें, म्यूट हो गया। तारण जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ये नेट की वजह से भी ऐसा होता है, जब उसका स्पीड कम होता है, वो कुछ हिलते मूवमेंट करते हैं तो वो ये हो जाता है, म्यूट हो जाता है। ओ अच्छा, उनका दिख रहा है क्या भाई? हाँ वो दिख रहा है वो कि ओके।
समय की अपनी मर्यादाएं हैं। मैं अब आ रही है जी, समय की अपनी मर्यादाएं हैं। मैं भावुकता से आगे यथार्थता की बात करता हूँ कि हर व्यक्ति एक संस्था बनेगा, तभी लोक भाषाओं पे काम होगा, और जहां जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता है वह उस क्षमता से काम करे। और खासकर जो रोजगार के संघर्ष से जूझ रहे हैं वो युवा तो उस रोजगार की भाषा को पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसमें काम करेंगे। रोजगार जो कर रहे हैं उस भाषा में वो वही पढ़ाएंगे, उसी की बात करेंगे। लेकिन जो रोजगार कर चुके हैं, सेवा मुक्त हो चुके हैं, पैसे कमाने के मोह को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर चुके हैं, वे लोग अपने जीवन के वो साल जो कीमती हैं, उनके अनुभवों के साथ जुड़े हैं, वो लोक भाषाओं को दे और संस्थाएं अपना अपना योगदान दे। मैं बात राजस्थानी की कर रहा हूँ, लेकिन जिस दायित्व में हूँ वह राजस्थान साहित्य अकादमी हिंदी की है। वहाँ दायित्व मेरा हिंदी की उन्नति और उत्थान के लिए काम करने का है। मैं अक्सर मंच पे कहता हूँ कि राजस्थान ने जितना हिंदी को दिया है उतना शायद किसी प्रांत ने हिंदी को नहीं दिया होगा। राजस्थान ने हिंदी को देश भाषा बनाने के लिए, राष्ट्र भाषा बनाने के लिए अपनी मातृभाषा का त्याग किया, मातृभाषा की बलि दी है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए 1950 आजादी के पहले की जनगणना के कि यहाँ कितने लोग हिंदी बोलने वाले थे, 1 या 2% लोग ही यहाँ हिंदी बोलने वाले थे। उस स्थिति में हमने हिंदी को अंगीकार किया है, पूरे प्रांत ने अंगीकार किया है, और 70 साल में हिंदी को राष्ट्रीय गौरव नहीं विश्व गौरव की बात हमने की है। तो हिंदी की कट्टरता से पैरवी करने वाले लोग, जो दूसरी भाषाओं को स्वीकार करने की किसी विचार को सुनने के प्रति भी सहमत नहीं होते, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिन भाषाओं ने हिंदी को खड़ा किया है, समय आ गया है कि उन भाषाओं को कुछ लौटाए। और राजस्थान का भी ये दायित्व है कि वह राजस्थानी के लिए जितना काम कर रहा है उसी गति और उसी तवरा से वह हिंदी के लिए भी काम करे, उसी गति और उसी तवरा से वह ब्रिज के लिए भी काम करे, वह संस्कृत के भी लिए काम करे, वह पंजाबी के लिए भी काम करे। मैंने अकादमियों का उदाहरण बताया कि यहाँ की सरकार का क्या सोच है, क्या दृष्टि है और क्या भाषाओं के प्रति वह सोचती है। हम जितनी ज्यादा भाषाओं में जानेंगे, सीखेंगे, तय है कि हम उतने समर्थ होंगे। किसी भाषा के प्रति हम कट्टर न हों और अपनी भाषा के प्रति हम मोह मुक्त न हो। अपनी मातृभाषा के प्रति हमारा वह दायित्व है कि जिसमें माँ के गोद में हम पले बड़े हैं, जिस परिवेश में हम जन्मे हैं, जिस दुनिया को हमने जिया है, सारी दुनिया में घूमने, दुनिया में बात करने के संस्कार सीखे, उस भाषा में हम वही संस्कार अपनी अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाएं। मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं उस परिवेश से हूँ जिस परिवेश में ठेठ मेरी मातृभाषा है। तो मैं इस भाषा को तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मेरे सामने संकट है कि अगली पीढ़ी उसको बोल पाएगी। और अगली पीढ़ी क्यों नहीं बोल पाएगी, मैंने सवाल किया था कि जिस वक्त मैं मेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहा था, मेरे सामने यह प्रश्न था कि क्या ऐसा मेरे शहर में ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय में मेरी मातृभाषा राजस्थानी पढ़ाई जाती है। अगर कोई ऐसा विद्यालय होता तो तय था कि मेरी बेटी उसी विद्यालय में भर्ती होती। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस प्रांत का कि इस प्रांत में तमाम भाषाएं विद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं, मेरी भाषा नहीं पढ़ाई जा रही। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो रोड़ा है, एकमात्र रणनीतिक भूल, रणनीतिक चूक है, वह है संविधान की 8वीं अनुसूची। और संविधान की 8वीं अनुसूची से कम राजस्थानी की कोई मांग नहीं है। राजस्थानी को संविधान की 8वीं सूची में स्थान मिलना चाहिए ताकि जिस भी स्थिति में हम बच्चे हैं उस स्थिति से हम आगे बढ़ सकें। आप सब ने सुना, आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण थे। मैं तो शुरुआत में आशंकित था कि कहीं ऐसे प्रश्न भी आ सकेंगे, उनका जवाब दूंगा, लेकिन राजेंद्र जी ने, हरिहर झा साहब ने और प्रियंकर पालीवाल जी ने तो अपनी सहज यूं कहिए कि जिनकी जो ख्याति थी उसी शैली में अपनी बात रखी, और रामा तक्षक जी ने यह मंच उपलब्ध करवाया। आप सब लोग इसी ढंग की चर्चा के साथ, भाषा के साथ जुड़े रहिए। स्वागत है आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दूलाराम सहारण जी, आपने बहुत सारी बातें बताई
और बहुत यथार्थ की बातें बताई, और ये सुन के बड़ी तकलीफ होती है जो अभी आपने सबसे आखिरी में कहा कि मेरी भाषा की पाठशाला नहीं है। इससे बड़ी दुर्गति किसी मातृभाषा की क्या हो सकती है। और आपने जो बातें बताई कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को यदि दर्जा मिल जाता है तो उसकी महत्ता क्या है, इस पे भी आपने बहुत विस्तार से बातें बताई। तो साथ ही साथ मेरे अन्य मित्रों ने भी बहुत सारी बातें बताई हैं, और जो बात आपने कही कि बोलियों की जो विविधता है वो भाषा के लिए कभी संकट नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो एक दूसरे को पोषित करती हैं, और ये विविधता ही असल में एक सौंदर्य है, और हमें उसको आंख खोलनी चाहिए उसके प्रति। मैं एक छोटा सा किसी का हाथ जो है ना ऊपर आ रहा था, हैंड रेज हो रहा था, तो मैं चाहूंगा शायद श्रोतागण का कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। मैं नाम नहीं देख पाया किनका हाथ था, आइए, आपका स्वागत है प्रश्न के रूप में। हमारे पैनलिस्ट से ही था राम जी। नहीं, वो शायद मेरा था, वो मैंने हटा दिया वापस। जी ठीक है, ठीक है, मेरी मुझे आवाज नहीं आ रही थी। जी ठीक है, मैं देख नहीं पाया था, तो मैंने सोचा कि अगर किसी श्रोता का है तो उनका भी स्वागत है। तो ये इसलिए निकाल लिया हो। जी, ये जो हमारी आज की का जो आयोजन रहा, आज की जो पहल रही, वो इस बात की ओर संकेत देती है कि राजस्थान की मातृभाषाओं को या बोलियों को बचाने के लिए और 8वीं सूची में उसको स्थान दिलवाने के लिए हमें इस तरह की गोष्ठियां समय समय पर आयोजित करनी होंगी, हमें मिलना होगा, हमें इस बात पर विमर्श करना होगा, और ये विमर्श केवल यहीं तक ना रह जाए है। हमें हमारे पास सहारण जी भी हैं, तो हमें ये बात गांव तक ले जानी होगी, और इस पर एक थोड़ी सी योजना बनाने की जरूरत है, और एक इस पहल को आगे ले जाने की जरूरत है, और एक जड़ों तक जोड़ने की लोगों को, क्योंकि जब जड़ों से लोग जाएंगे, जैसा कि सहारण जी ने कहा कि यदि लोग चाहेंगे तो सब कुछ संभव है, और वो यात्रा हमारी कैसी हो ये एक हमारे सामने प्रश्न है, और इस पर हम विचार करेंगे और आगे हम फिर मिलेंगे इस पर। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, जिसमें प्रियंकर जी, हरिहर जी मेलबर्न से जुड़े, उनके यहाँ तो काफी देर होगी रात को। मुंबई से राजेंद्र जी जुड़े, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मनीष पांडे जी का, जिन्होंने इस मंच को जीवन दान दिया तकनीकी प्रयासों के माध्यम से। बहुत बहुत आभार मनीष जी, और मैं मेरा हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन दूलाराम जी सारण के लिए कि आपने बहुत सारी बातें बताई, और हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे, और आशा है हमें आपका मार्गदर्शन और सानिध्य मिलेगा, आप सभी मित्रों का। मैं मेरा ख्याल से अब हमें इस आयोजन को समापन की ओर ले जाना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।